नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन पर मार्क्स के विचार क्या थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में और भी तरीके से पूछा जा सकता है। सामाजिक श्रम विभाजन से मार्क्स का क्या अभिप्राय था, या ये भी पूछा जा सकता है औद्योगिक श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रमिकों को उत्पादकों पर नियंत्रण खो देते हैं। इस कथन की व्याख्या करें। दरअसल ये जो कथन है औद्योगिक श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रमिक उत्पादनों पर नियंत्रण खो देते हैं, ये कथन मार्क्स के ही हैं। आगे हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन पर मार्क्स के विचार। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में श्रम विभाजन को दो प्रकार से विभाजित किया है। दास कैपिटल मार्क्स द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन्होंने श्रम विभाजन को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला सामाजिक श्रम विभाजन और दूसरा औद्योगिक श्रम विभाजन। अब हम लोग बारी बारी से दोनों को विस्तृत रूप में तो नहीं, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। सामाजिक श्रम विभाजन। सामाजिक श्रम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका होना अनिवार्य है ताकि किसी समाज के सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सामाजिक श्रम विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका होना अनिवार्य है ताकि किसी समाज के सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखे, और ये उनके जीवन के लिए आवश्यक भी है। यह सभी समाजों में विद्यमान है। यह सामाजिक श्रम विभाजन जो है यह सभी समाजों में विद्यमान है। उदाहरण के लिए कुछ लोग किसान हैं, कुछ लोग कुम्हार हैं और कुछ हस्तशिल्प हैं की वस्तुएं बनाते हैं, तो कुछ लोग हथियार बनाते हैं जैसे लोहार। अब हम आगे देखते हैं। कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों के बदले किसान से चावल या बुनकर जो कपड़े बुनते हैं से कपड़ा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के लेन देन से विशेषज्ञता हासिल होती है। इसलिए ये ऊपर बतलाया गया है कि सामाजिक श्रम विभाजन आवश्यक है। अब देखते हैं औद्योगिक श्रम विभाजन क्या है। औद्योगिक श्रम विभाजन यह प्रक्रिया औद्योगिक समाजों में विद्यमान है जहाँ पूंजीवाद तथा उत्पादन की फैक्ट्री व्यवस्था प्रचलित है। इस प्रक्रिया में किसी वस्तु के निर्माण को अनेक प्रक्रियाओं में बांट दिया जाता है और प्रत्येक श्रमिक का काम एक प्रक्रिया तक सीमित रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक श्रम विभाजन के परिणाम क्या क्या हुए। औद्योगिक श्रम विभाजन के परिणाम, सबसे पहला इसका परिणाम हुआ लाभ पूंजीपतियों के हिस्से में। दूसरा, श्रमिक वर्ग का अमानवीयकरण। तीसरा, कामगारों का अपने उत्पादन पर नियंत्रण नहीं रहता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ हमें लिखा है वॉशिंग मशीन के कारखाने में एक मजदूर वॉशिंग मशीन को बनाता है, लेकिन वो वॉशिंग मशीन का यूज नहीं कर सकता है। किसी कारखाने में, साबुन के फैक्ट्री में मजदूर साबुन बना सकता है, लेकिन वो अपने यूज के लिए नहीं ले सकता है, वो उसका यूज नहीं कर सकता है। अब सामाजिक श्रम विभाजन के अंतर्गत मार्क्स ने एक अलगवाद का भी सिद्धांत दिया है जिसको हमें आंसर शीट में लिखना जरूरी है। इसके अनुसार देखते हैं ये क्या है। मार्क्स ने औद्योगिक जगत की यथार्थ स्थितियों को समझने की जो अवधारणाएं विकसित की है, उनमें से यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अलगवाद उत्पादन तथा श्रम विभाजन की प्रक्रिया श्रमिकों को उकता देने वाले काम बार बार करने के लिए विवश करती है। श्रमिकों को अपने ही काम पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जिस वस्तु का निर्माण होता है, जिस उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिक भाग है, अंततः पूरे समाज से श्रमिक एक तरह से कट जाते हैं। मार्क्स का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त करके किया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार इन समस्याओं का समाधान निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त करके और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करके किया जा सकता है।
इसके बाद मार्क्स ने इस समस्या का हल भी दिया है, जो कि हम लोग देखेंगे। मार्क्स द्वारा समस्या का हल, क्रांति और बदलाव। औद्योगिक श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इन समस्याओं के निपटाने के लिए मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति की उद्घोषणा किया। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति का उद्घोषणा किया। अब ये क्या है, सर्वहारा क्रांति क्या है, देखते हैं। जिसमें निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और साम्यवादी समाज के स्थापना के कारण उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण मजदूरों के हाथों में चला जाएगा। सर्वहारा क्रांति के फलस्वरूप वो मार्क्स बोल रहे हैं कि जिसमें निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और साम्यवादी समाज की स्थापना के कारण उत्पादन के जो भी स्वामित्व साधन है वह मजदूरों के हाथों में और उसका नियंत्रण मजदूरों के हाथों में चला जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप, अब आगे देखते हैं। उत्पादन के प्रक्रिया के फलस्वरूप श्रमिकों को अपनी क्षमता को पहचानने और रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके विभिन्न कार्यों के में श्रेष्ठ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उत्पादन प्रक्रिया में के फलस्वरूप श्रमिक अपनी क्षमता को पहचानेंगे और रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उकता देने वाली शोषण कार्य पद्धति उन पर नहीं थोपी जाने वाली। यहाँ इस कथन का आशय ये है कि औद्योगिक समाज में मजदूरों को एक ही काम करना पड़ता है, एक ही काम पढ़ना पड़ता है। इससे वो उकता जाते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो काम से हट जाता है। इसलिए आगे ये बोल रहे हैं, साम्यवादी समाज में जिसमें किसी व्यक्ति का कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं होता है, किंतु व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य की दक्षता प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार साम्यवादी समाज में किसी व्यक्ति का कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य अपनी दक्षता प्राप्त कर सकता है। साथ ही सामान्य उत्पादन को नियंत्रित करता है, साथ ही सामान्य उत्पादन को नियंत्रित भी करता है। और इस प्रकार मेरे लिए यह संभव है कि मैं आज एक काम करूं तथा कल और काम करूं। इस लाइन में ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चाहे सर्वहारा समाज के अंतर्गत, तो आज कोई और काम कर रहा है तो और उसका मन उसमें नहीं लगता है, तो कल वो कुछ और भी काम कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है।